सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम GRSC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है। और ये एक कंपनी PSU कंपनी है और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन डिफेंस एंड मरीन सेक्टर्स। तो करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है अपने ऑपरेशंस को 3 सेगमेंट में रखती है। नंबर 1 शिप बिल्डिंग में, नंबर 2 इंजीनियरिंग में और नंबर 3 जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका शिप बिल्डिंग का काम। तो शिप बिल्डिंग के काम में ये क्या करती है, वार शिप्स बनाती है, लड़ाई वाले जहाज बनाती है। लड़ाई वाले जहाज में ये क्या बनाती है, फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स मतलब किस तरह के जहाज, फ्रिगेट्स इस तरह के जहाज होते हैं नौसेना के साथ में, बड़े जहाज के साथ में छोटे छोटे जहाज होते हैं उसको सुरक्षा देने के लिए। तो ये इस तरह के जहाज भी बनाती है जिनको फ्रिगेट्स कहते हैं। दूसरा ये क्या कहते हैं, कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स वेसल बनाती है। अब ये कॉर्वेट वेसल क्या हुए, कॉर्वेट वेसल मतलब इस तरह के जहाज जो वेपन से पूरे लैस होते हैं, जिसमें मिसाइल से लेकर गन्स तक की पूरी व्यवस्था होती है दुश्मन से लड़ने के लिए। तो इस तरह के जहाज ये बनाती है, जिसमें INS अजय और INS नीलगिरी इन्होंने ही बनाया है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये पेट्रोलिंग वेसल्स जो निगरानी रखने वाले जहाज होते हैं समुद्र तटों पर, है ना, जिसमें ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स भी हैं, इनशोर पेट्रोलिंग वेसल्स भी हैं और जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स भी हैं वो भी हैं। अब ये ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स क्या हुआ, ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स का मतलब होता है जो समुद्र तट से दूर जाके निगरानी रखते हैं। पेट्रोलिंग मतलब निगरानी रखना, सुरक्षा करना। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो भारत के जो समुद्र में मछुआरे हैं, मछली पकड़ते पकड़ते सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर जाते हैं, वहां वो उन्हें बंदी बना लेते हैं फिर कि वो इंडियन मछुआरे थे। तो वहां पर भी समुद्र में भी हमारी कोई सीमा लगती है ना, हमारा कोई निश्चित क्षेत्र है भारत का, उससे आगे दूसरी कंट्री लग जाती है। तो वहां पे भी नेवी वगैरह अपनी पेट्रोलिंग करती है ना, सुरक्षा करती है। तो वहां पर ये शिप्स काम करते हैं। तो ऑफशोर शिप्स समुद्र तट से दूर जो निगरानी करते हैं, और इनशोर शिप्स जो समुद्र तट के नियर पास में ही निगरानी रखते हैं। और जो फास्ट जो पेट्रोलिंग शिप्स होते हैं वो इस तरह के शिप्स होते हैं कि भाई यहाँ पे खतरा है इधर की साइड में, तो एकदम से जाके वहां पे पहुंच जाते हैं, इतने अलर्ट मोड में रहते हैं। तो तीनों तरह के जो पेट्रोलिंग शिप्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। उसके बाद में जो सर्वे वेसल्स होते हैं, सर्वे करने के लिए जो लार्ज वेसल्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोग्राफिक रिसर्च हो। अब ये हाइड्रोग्राफिक रिसर्च क्या हुआ, हाइड्रोग्राफिक रिसर्च का मतलब होता है समुद्र के तल का पता लगाना या पानी के फ्लो का पता लगाने के लिए इस तरह के भी जहाज होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो वो भी यही कंपनी बनाती है, GRSC। उसके बाद में ओशिनोग्राफिक रिसर्च। अब ये ओशिनोग्राफिक रिसर्च क्या हुआ, कई लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो मेरीन लाइफ है, समुद्री जीवन है उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए, किस तरह के जीव जंतु हैं नीचे की साइड में, किस तरह की वनस्पतियां हैं, किस तरह का पानी है, उसको वो करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि इसमें किस तरह की चीजें हैं। तो वो सारी चीजें करने के लिए भी, ओशिनोग्राफिक रिसर्च के लिए भी ये अलग तरीके के जो वेसल्स हैं, जहाज हैं, वो ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा ये क्या करती है, ओशिनोग्राफिक बना दिए इन्होंने। उसके बाद में कमर्शियल वेसल्स हो गए। कमर्शियल वेसल्स में क्या हुआ, कार्गो शिप्स जो कि सामान लाद के ले जाने के लिए जो शिप्स होते हैं, और जो पैसेंजर फेरीज होती है। पैसेंजर फेरीज की क्या होता है कि जिसमें पैसेंजर तो जाते ही जाते हैं, उसके साथ में जो व्हीकल है, चाहे वो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो भी वही जहाज के अंदर ही चला जाता है। ऐसे बहुत सारे जहाज होते हैं जिनमें मतलब पार्किंग वगैरह की भी फैसिलिटी, सारी ये चीजें फैसिलिटी होती है। तो ये इस तरह के जहाज भी ये बनाते हैं। उसके बाद में ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं वेसल्स का। जैसे इन्होंने ना, इनकी जो एक्सपर्टीज है वो पेट्रोलिंग वेसल्स जो हैं, जो निगरानी रखने वाले जहाज होते हैं, उनमें ज्यादा है। तो इन्होंने निगरानी रखने वाले जहाज को एक्सपोर्ट किया, कहां, मॉरिशस को और वियतनाम को।
और जो कमर्शियल शिप्स भी बनाए इन्होंने, जो कि इन्होंने गुयाना, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनको ये बना के देते रहते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, दूसरा जो सेगमेंट इनका था इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं ये, जो मतलब पोर्टेबल ब्रिजेस होते हैं, जो जिन्हें बैले ब्रिजेस या स्टील मॉड्यूलर ब्रिजेस कहते हैं, जो मिलिट्री और सिविलियंस के लिए या डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए होते हैं। ये क्या होते हैं, जो बैले और ये जो मॉड्यूलर जिस तरह के ब्रिजेस होते हैं, ये टेम्परेरी ब्रिजेस होते हैं। जैसे कहीं पे कोई रास्ता नहीं है तो इसमें क्या होता है कि स्टील वगैरह के पाइप से बने हुए होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, कस देते हैं और हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं। इनको कस्टमाइज किया जा सकता है, मोड़ तोड़ किए जा सकते हैं और एकदम से उखाड़ा भी जा सकता है। तो इस तरह के ब्रिजेस बनाते हैं जो डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। जब पहाड़ी क्षेत्र में भाई इधर से उधर खाई है तो उधर एक ब्रिज बना देंगे टेम्परेरी बेस पे, उस ब्रिज को आसानी से ओपन अप भी कर लेते हैं और रेडी टू यूज, मतलब जरा सी देर में 3-4 घंटे के अंदर ये ब्रिज तैयार हो जाता है। तो इस तरह का ब्रिजेस ये बनाते हैं। उसके बाद में डेक मशीनरी, विंचेस बनाते हैं या लोहे की जंजीरें वगैरह सी होती है जो सामान उठाने का काम करती हैं जहाजों में, तो उनको बनाते हैं। या कैप्स्टन्स होता है, कैप्स्टन्स मतलब क्या होता है, जहाज को थोड़ा दिशा देने वाला और जंजीरें टाइप की होती हैं, ये भी सामान ढोने का काम करती है। उसके बाद में एंकरिंग सिस्टम होता है जो जहाज का, यानी कि जहाज को डायरेक्शन देने के लिए, समुद्र में भी डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, तो इस तरह के एप्लीकेशंस भी यही कंपनी बनाती है। उसके बाद में जो क्या है, मेरीन पंप्स। अब पंप्स वगैरह का क्या फंक्शन होता है कि जो लिक्विड चीज है उसको फ्लो कराना। तो जैसे जहाजों में रेन वाटर हो गया या सी वाटर अंदर आ गया, उसको बाहर निकालने के लिए, पंप करने के लिए मेरीन पंप्स वगैरह भी यही कंपनी बनाती है। उसके अलावा ये कंपनी जैसे इंजन मैन्युफैक्चरिंग में तो मेरीन डीजल इंजन बनाती है। मेरीन डीजल इंजन तो बनाती है। उसके अलावा ये क्या करती है, उन इंजन जो ये इंजन्स हैं उनके रिपेयर का काम है ना, उनका मेंटेनेंस का काम, और उनको पूरा तरह से जो रिपेयर और मेंटेनेंस को सपोर्ट देते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो एक्सपोर्ट वाली मार्केट हो, दोनों तरह से उनको पूरा सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं ये, जैसे और भी ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं नए नए उसमें फील्ड में। जैसे इन्होंने क्या किया कि ऑटोनोमस वेसल्स बनाना चालू कर दिया, मतलब किसी और जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी से कोलैबोरेशन करके। ये क्या करते हैं कि जो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स होते हैं, यानी कि जिन जहाजों में इंसान है ही नहीं और वो पेट्रोलिंग वगैरह के लिए इस तरह के जहाजों को भेजना, एआई की मदद से पेट्रोलिंग करना, या अंडर वाटर वेसल्स जो होते हैं, ऑटोनोमस वेसल्स जो होते हैं जिनमें कोई इंसान ही नहीं है लेकिन पेट्रोलिंग करके आ रहे हैं जहाज। तो इस तरह के जहाजों में भी ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनना चाहते हैं पूरी तरह से। और दूसरा, ये शिप बिल्डिंग में भी कुछ ज्यादा है नहीं इनके पास में, पर ये एंट्री ले रहे हैं उसमें भी, शिप बिल्डिंग वगैरह में भी, रिपेयर वगैरह के केस। शिप बिल्डिंग में तो है ही है, रिपेयर, शिप रिपेयरिंग वगैरह के, उनमें भी ये अच्छा कर रहे हैं, उसको भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसके अलावा इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट अगर हम देखें तो जो 80-85% का रेवेन्यू है जो इनका, वो शिप बिल्डिंग से आता है। उसके बाद में जो 10 से 12% का है वो इंजीनियरिंग वर्क से आता है। उसके बाद में 5 से 8% का जो है वो आता है इनका जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग से। और लास्ट में जो शिप रिपेयर वाला जो इनका काम है जो इतना ज्यादा नहीं है, 2 से 3% का मार्केट शेयर, मतलब रेवेन्यू उससे भी आता है इनका। उसके अलावा जो इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, एक तो ये इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, तो डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि कम कॉस्ट में ही अच्छी शिप्स वगैरह, वेसल्स वगैरह बना के दे देना। दूसरा, इनकी जो एक्सपर्टीज है वो जो पेट्रोलिंग वाले वेसल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी है, तो इन्होंने एक नीश को अपना स्ट्रेंथ बना रखी है, जो इनकी स्ट्रेंथ है ना।
उसके बाद में गवर्नमेंट की बैकिंग बहुत अच्छी है। इनको मैक्सिमम, भाई गवर्नमेंट के ऑर्डर तो कहीं गए ही नहीं, जो डिफेंस वगैरह के ऑर्डर है वो तो इन्हीं को ही मिल रहे हैं। 2-3 कंपनियां जो हैं ये, तो इनको मिलते ही मिलते हैं डिफेंस वगैरह के ऑर्डर। उसके अलावा अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो मैजडॉक शिप बिल्डर्स, और जो तीसरा कॉम्पिटिटर है वो एल&टी शिप बिल्डिंग। तो एल&टी वाले का तो वैसे थोड़ा कम ही काम है, क्योंकि एल&टी वाले के पास में जो प्राइवेट वाले ही ऑर्डर्स आते हैं ना, उनके पास में गवर्नमेंट से इतना ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इस वजह से। वैसे भी ये जो शिप बिल्डिंग वाला काम है ना, अगर ओवर ग्लोबली अगर इसका मार्केट देखा जाए तो बहुत बड़ा है। मैंने आपको पहले भी एक कोचिन शिपयार्ड पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि चाइना बहुत लीड कर रहा है, 20 से 25% का ग्लोबली मार्केट शेयर है, या सिंगापुर बहुत अच्छा कर रहा है उसमें, या जापान बहुत अच्छा कर रहा है। भारत का मार्केट शेयर तो खाली 2% का है, यानी मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और जिसकी वजह से ये जो जितनी भी कंपनियां हैं ना, जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, जितने भी ये मेरीन रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड जो शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के धंधे में ये ग्रो कर रहे हैं, ग्रो इसी वजह से कर रहे हैं। और ग्रो इस वजह से भी कर रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने लगभग 800-850 करोड़ का इन्वेस्टिंग किया हुआ है डिफेंस पर, जो ये शिप्स वगैरह बनाने के लिए। तो इनको बाहर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं और गवर्नमेंट का भी बैकअप है। तो इस वजह से ये जो सेक्टर है फ्लरिश कर रहा है। पर डिफेंस तो है ही है, उसके अलावा इनसाइड जो गवर्नमेंट की बैकअप तो है ही है, उसके अलावा बाहर का भी काम ले रहे हैं। तो भाई फिर तो चलेगा ना किसी किसी तरीके से। तो ये सारी चीजें इस स्टॉक के बारे में थी। अगर इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स वगैरह को आपको जानना है तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए या उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मैं करूंगा। तो करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। जो ये मार्केट कैप है इसका वो 22,114 करोड़ का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद में क्या है कि इसका जो स्टॉक पीई है वो 56 का है और इंडस्ट्रियल पीई जो है वो 51 का है, यानी कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जो उसका इंडस्ट्रियल पीई से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्रियल पीई जैसे 51 का आ रहा है और स्टॉक का पीई जो आ रहा है वो 56 का है। उसके बाद में हम इसका ROC यानी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी अपने 27% का है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, यानी कंपनी अपने पैसे को इफिशिएंटली यूज कर पा रही है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यानी 22.20, यानी कि कंपनी इन्वेस्टर के पैसे पर भी पैसा बना रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में डेट टू इक्विटी जो 0.01% का है, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा है ही नहीं। और पैग रेशो जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी बढ़ा हुआ इस वजह से कंपनी ग्रोथ भी उतनी दे रही है ना ये कंपनी, इस वजह से ये भी सही है इसके हिसाब से। बाकी जो कंपनी है भाई थोड़ा ओवर वैल्यूड है बुक वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि आप अगर इसकी बुक वैल्यू देखो ना तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी 161 और प्राइस टू बुक वैल्यू 12 की है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 12 गुने पे ट्रेड कर रहा है, आप ये समझ लो। और क्या अच्छी बात है इसमें, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, 74.5% की मतलब इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो बहुत अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। तो सारी चीज़ें ओवरऑल तो इसकी अच्छी है, जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जो इस स्टॉक के। उसके बाद चलते हैं आगे। अगर हम इसका मीडियन पीई देखें, अगर मीडियन पीई को देखें एक साल का, तो वो है लगभग 49 का। मीडियन पी 49.50 है ना,
तो 49 से अगर इसको कंपेयर करें तो स्टॉक का पी 56 है, यानी स्टॉक का पी ज़्यादा है। तो मीडियन पी से कंपेयर करने पर भी स्टॉक का पी ज़्यादा है। दैट मीन कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड पोजिशन में है। भाई भाग रहा है बहुत ज़्यादा, ओवर वैल्यूड तो होगा ही। उसके अलावा अगर इसका मोमेंटम वगैरह चेक करें 50 DMA पर और 200 DMA पर, तो 200 देखो 50 DMA वाली जो लाइन है येलो वाली, इससे भी ऊपर है प्राइस लाइन, ब्लू लाइन। और जो ये जो ग्रे कलर की लाइन है इससे भी ऊपर 200 DMA की भी। तो यानी कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं पे मोमेंटम बहुत बड़े लेवल पे है, इसलिए ये दोनों लाइनों को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद में अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें, इसके जो कॉम्पिटिटर वगैरह से इसको कंपेयर करें, तो इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका पी वगैरह देखें। जैसे मैजडॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, 45-49 का है, लेकिन इसका जो है 56 का है। इसमें जेन टेक्नोलॉजी है 58 और तनेजा जो एरोस्पेस है उसका भी 51-50 का है लगभग। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है उससे तो महंगी है ये अभी। उसके बाद में अगर इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो भैया कंपनी प्रॉफिट बना रही है कुल मिला के, इतना समझ लो। 228 के बाद में 357, 357 के बाद में 395 का प्रॉफिट बना रही है। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 7% के हैं, इंटैक्ट है, ठीक है बिल्कुल। जैसे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे 6 से 7 फिर 7% के हो गए। अभी ये इतना भाग क्यों रहा है स्टॉक, वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है अगर हम दिसंबर को इससे कंपेयर करें, अच्छा हाँ ये रहा, जैसे ये है ना कि जो दिसंबर 2023 है और दिसंबर 2024, दिसंबर 2023 में 88 करोड़ की थी, 88 करोड़ पे कितने का दिया इन्होंने, 98 करोड़, यानी लगभग 10 करोड़ का जंप दिया है इस पे भी। और जो दिसंबर की सेल्स है उस पे भी लगभग 300 करोड़ का जंप मिला है। जैसे ये आप ये देख सकते हो उसमें कि ये जो ये यहाँ पे दिसंबर 2023 में कितना है 923 और उसके बाद में दिसंबर 2024 में 1271 करोड़। जब भी हम किसी स्टॉक का कंपेयर करते हैं ना तो वो मतलब ऐसे नहीं करते कि सितंबर के बाद सितंबर को अक्टूबर से कंपेयर करने लग जाएंगे। हम लास्ट ईयर सितंबर को दिस ईयर सितंबर के साथ में कंपेयर करते हैं। तो ये कंपेयर का सबसे अच्छा तरीका होता है, कंपेयर ऐसे ही होता है, नहीं तो कंपेयर वैसे नहीं होता सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। भाई हर मंथ में तो अलग तरह का सीजन होता है ना, तो वही वाली चीज होती है। बाकी इसका कैगर देखो तो भाई बहुत लाजवाब कैगर है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अभी 1 ईयर में इसने 93% का रिटर्न दिया है और 3 इयर्स में भी ये 91 का एवरेज रिटर्न है, यानी कि 3-4 गुने से भी ज़्यादा हुआ है ये स्टॉक। इतनी पावर है इस स्टॉक के अंदर। मैं पहले ही बोल रहा था कि ये जो मार्केट है ना इसमें इंडिया का शेयर, मार्केट शेयर तो खाली 2% का है। अब मार्केट बहुत बड़ी है, बड़े बड़े प्लेयर्स। अगर ये बाहर की जो इन्हें काम मिलता है बाहर की कंट्रीज से भी, छोटी छोटी कंट्रीज के लिए, जैसा ये वेसल्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये तो स्टॉक उड़ने वाला स्टॉक है भाई, उड़ने वाला स्टॉक है। बाकी CWIP भी 25 से 15 हुआ है, चलो ये तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है इनका, कैश फ्लो कुछ खास है नहीं। गवर्नमेंट कंपनी है, सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, कैश फ्लो थोड़ा सा रहता ही है गवर्नमेंट कंपनी में हिला हुआ, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद में कैश कन्वर्टिंग साइकिल तो देखते ही नहीं है। जो प्रमोटर्स हैं वो 74.50 है, जो कि एक अच्छी बात है। FIIs 3.85, DIIs इसमें 1.90 और पब्लिक इसमें 19% है, ये भी अच्छी बात है। कुल मिला के ओवरऑल अच्छा है स्टॉक। जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट बहुत बड़ा है और जो इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ हैं, जिस तरह से पेट्रोलिंग वाले जो वेसल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी है। और ये कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव
जो वेसल्स होते हैं वो बनाने में सक्षम है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में हम इसका देख लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड में भाई 1 वीक 9%, 1 मंथ 35%, 3 मंथ 25%, 6 मंथ 23% का। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव है हर तरह से। 1 ईयर 91, 3 ईयर्स 592, यानी कि मोमेंटम है पूरी तरह से, अपसाइड पे चल रहा है स्टॉक पूरी तरह से, कहीं पे भी नीचे नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद में चल देते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले तो प्राइस देख लो भाई। प्राइस इसका 1929 है। उसके बाद में 1929 से पहला जो सपोर्ट लेवल है इसका वैसे 1184 का है। उसके बाद में 673 का है। देखो सपोर्ट तो अब छोड़ ही दो, अब तो टारगेट देखो बस सीधे सीधे। 1929 से पहला टारगेट है 2044 का। अगर इसे क्रॉस करता है तो जो सबसे बड़ा इसका ऊपर टारगेट है रेजिस्टेंस है वो 2833 का, यानी 2833 तक भागेगा ये। और इसे क्रॉस कर गया तो भाई गार्डन रीच देखो फिर कहाँ पहुँचता है। और जैसा आपको दिख रहा है मोमेंटम इसमें भी जो 20 DMA होता है ना उससे भी ऊपर है। ये देखो जैसे ब्लू वाली लाइन है इससे भी ऊपर चल रहा है प्राइस, यानी कि 20 DMA पर भी मोमेंटम है, 50 पर भी है, 200 पर भी है। तो स्टॉक जा सकता है काफ़ी ऊपर। और इसमें भी जो इसका RSI है ना वो 61.09, यानी कि ओवर बॉट जोन में एंट्री ले चुका है, यानी कि बुलिश मोमेंटम है पूरी तरह से। स्ट्रेंथ है, मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ भी है स्टॉक में। भागेगा तो पूरा बुरी तरह से भागेगा। और यहाँ ये दे ही चुका था, यहाँ पे इस साइड पे रिवर्सल, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रही है उसके बाद वो ऊपर को जा ही रहा है। तो भैया रिवर्सल तो दे ही चुका है, मोमेंटम है ही है, स्ट्रेंथ दे ही चुका है RSI। तो ओवरऑल जो इसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी यार अभी भी अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। और अगर आपका इस स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यार उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखो। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तुम्हारे आपके दिमाग में आता है तो उसको भी यार कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको रिप्लाई करूंगा जब भी मेरे पास टाइम होगा। तो ओवरऑल इस स्टॉक के बारे में मेरा कंक्लूजन यही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट बहुत बड़ा है इसके लिए, समंदर बहुत बड़ा है, जितना गोता लगाना है लगाने दो इसको, जितना आगे बढ़ना है बढ़ने दो, और अच्छा है स्टॉक कुल मिलाकर। सो आज के लिए इस स्टॉक में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।